जय हिंद एवरीवन। आज के लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट को देख लेते हैं। देखिए, इस कोट में बताया जा रहा है कि जो इंसान खुद से लड़ना जानता है, जो भी इंसान खुद से लड़ना जानता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हो हरा नहीं सकती। मतलब जो व्यक्ति खुद के इमोशन से, खुद के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, या जो भी नेगेटिव थॉट है, या जो भी हमारी नेगेटिव कार्य पद्धति होती है लाइफ में, कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से जो लड़ना जानता हो, जो उससे कंपटीशन करना जानता हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। ठीक है। अब देखिए, हमारी लाइफ में कई एक प्रॉब्लम ऐसा होता है, जैसे अगर मेरा मूड है कि अभी मुझे पढ़ना चाहिए या कुछ और भी कार्य करना है, और मेरा मूड हुआ कि थोड़ा सा नहीं, गाना सुन लेता हूँ, कोई मूवी देख लेता हूँ, कोई रील्स देख लेता हूँ, तो फिर ये क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से भटक कर किसी और चीज़ में ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर देंगे। तो इसी के संदर्भ में ये कोट कहा जा रहा है। एक और उदाहरण के थ्रू समझे तो एक महात्मा थे। ठीक है। महात्मा जी कहीं जा रहे थे रास्ते में, तो आमतौर पे महात्मा जी के पास पैसे नहीं हुआ करता था, वह कहीं मांग कर खा लिया करते थे और इसी तरह से उनका जीवन बसर चला करता था। तो एक बार की बात है, महात्मा जी का मन हुआ कि कोई मिठाई खाए दुकान में। उन्होंने देखा कि एक हलवाई की दुकान पे बहुत सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ रखी पड़ी थी। तो महात्मा जी का मूड हुआ कि चलते हैं, एक मिठाई हम उस हलवाई से मांग कर खा लेंगे। ठीक है, मेरा तो यूँ भी काम है मांगना, तो मांग कर खा भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। वह चला महात्मा और हलवाई से जाते हैं कि हलवाई भाई, मुझे कुछ मिठाई खिला दो, मुझे बहुत चेष्टा है कि मैं मिठाई खाऊं। हलवाई ने बोला, अरे देख लो अपना शकल, तुम्हें फ्री का मिठाई खिलाऊं? इतना महंगा महंगा मिठाई है, तुम्हें फ्री का कैसे दे सकता हूं मैं। तो महात्मा जी वहाँ से निकले दुकान से बाहर, और फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो महात्मा हूँ, संत हूँ, और मेरा कार्य क्या है कि मैं भिक्षा मांग कर खाऊं। और भिक्षा देना या ना देना वह व्यक्ति के मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। तो यह हलवाई अगर मुझे मिठाई नहीं दे रहा है, तो मैं इस पे व्यर्थ ही अपना चेष्टा व्यक्त कर रहा हूँ कि वह मुझे मिठाई दे अथवा ना दे। आखिरकार महात्मा जी को आ गया खुद के इस क्रिया पे बहुत गुस्सा कि आखिरकार मैंने ऐसा कैसे कर दिया। उन्होंने वहीं पे गाय का गोबर पड़ा हुआ था, गोबर को उठाया और अपने जिह्वा पे बहुत देर तक रगड़ा, ताकि जो उसका जिह्वा विचलित हो उठा था और वह चाह रहा था कि वह मिठाई की ओर रुक करे और मिठाई खाए। तो महात्मा जी ने जब गोबर रगड़ा अपने जिभ पे, तो उनकी सारी चेष्टा वहीं पे समाप्त हो गई और उस मोह से मुक्ति हो गई। तो उन्होंने क्या किया, खुद के इमोशन से या खुद के लालच से लड़ाई किया और गोबर रगड़ लिया। उसी तरह से कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में किसी भी चीज़ों को लेकर के डिस्टर्ब होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो हमें भी अपने आप को पनिश करने की क्षमता होनी चाहिए। और जो खुद को पनिश करना सीख लेता है लाइफ में, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। या अगर आपने ये गलती की है तो आपको उसके बदले पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो वो हमें करना चाहिए लाइफ में, जिससे कि वह हमें एक मजबूत इंसान के रूप में स्थापित करती है। यहाँ से हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं लुसेंट के साइंस वाले सेगमेंट से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आज हम लोग देखने जा रहे हैं खास करके तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग देखने जा रहे हैं स्वास्थ्य और पोषण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को। आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो स्वास्थ्य और पोषण से, स्वास्थ्य में जैसे कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर किस बीमारी में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, क्या खाने से क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें, कौन से फ्रूट में, कौन से सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये सारी चीज़ उसमें हमें जानने को मिलेंगे। साथ ही इसमें दूसरे सेगमेंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि और भी किन चीज़ों के कमी से कौन सी बीमारियां हो रही है, और उसके लिए कौन कौन से प्रमुख दवाएं इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि पोषण मानव स्वास्थ्य के लिए कैसे आवश्यक है,
किस चीज़ की कमी से इंसान बढ़ता है, किस चीज़ की कमी से इंसान के अंदर कोई भी रोग बीमारी व्याधि होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि आप जानते हैं इस टॉपिक का खास करके किसी भी एग्ज़ाम में महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से दोनों को अगर कंबाइन करके देखें तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग लगभग 150 क्वेश्चन को डिस्कशन के थ्रू डिस्कस भी करेंगे और क्वेश्चन को भी जानेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, तो थोड़ा सा लेक्चर का लेंथ लंबा होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बने रहेंगे साथ में और इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन से ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है और जिसमें पूछा गया है भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और है कि अब इस लेक्चर में क्या होता है कि एक छोटे से फैक्ट के तौर पे तो क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही जब उसके आप डिस्कशन में जाएंगे तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस सीरीज़ में फ़ायदा ये है कि एक तो जो हम जीके के थ्रू ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं वो है ही है, लेकिन साथ ही जब हम उसका डिस्कशन में जाते हैं तो वहाँ पे कम से कम हमसे 2 या 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ही बन जाता है, अगर उसके फैक्ट को भी ध्यान में रखें तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को। तो भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो भोजन का अनिवार्य अवयव जो है वह है कार्बोहाइड्रेट। भोजन का अनिवार्य अवयव जो है वह कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है वह मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और जिसमें भोजन में हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण और विटामिन्स भी उचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो आमतौर पे हमसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि भोजन में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और लवण और साथ ही विटामिन इत्यादि सभी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो वह फिर अगेन हमारा आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि हमारी बॉडी में जाती है, तो वही कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ईंधन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्सूल का आवरण किस चीज़ का बना होता है। आप जानते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन में खास करके पीसीएस और एसएससी वगैरह में ये सारे क्वेश्चन तो उसके फेवरेट है, और ये देखिए यूपीएससी 2000 में भी इसको पूछा गया था। तो कैप्सूल का जो आवरण होता है वह स्टार्च का बना हुआ होता है। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च मुलायम जेल कैप्सूल का आवरण जो बनाया जाता है वह स्टार्च से बनाया जाता है, और कठोर जेल कैप्सूल का आवरण जो होता है वह सेल्यूलोज का होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का कि मुलायम जेल वाला जो कैप्सूल बनता है वह स्टार्च का, और जो कठोर जेल वाला कैप्सूल बनता है वह सेल्यूलोज से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक की बात करें तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है, और शरीर देखिए शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है, और लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। जबकि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यह दूध में पाया जाता है, और गेहूं की रोटी में ग्लूटीन पाया जाता है। ठीक है, गेहूं की रोटी में क्या पाया जाता है? ग्लूटीन पाया जाता है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, और बच्चे में खास करके रेनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए एक बड़े आदमी की अपेक्षा बच्चा ज़्यादा दूध पीकर पचा सकता है। कई एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊतकों का निर्माण की बात करें यानी टिश्यूज़ की, आप जानते हैं एक सेल से कई सेल जुड़ करके टिश्यू का निर्माण करते हैं, और टिश्यू को ही हिंदी में ऊतक कहा जाता है। तो ऊतकों का निर्माण जो होता है वह भी प्रोटीन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। देखिए ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, बहुत सारे में आप देख रहे होंगे यूपीपीसीएस, आईएएस, पीसीएस, बीपीएससी, ये सारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें से एक चीज़ और है कि मैं बार बार उन चीज़ों को रिपीट नहीं करता हूँ कि इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर कराना ज़्यादा आवश्यक है, बल्कि हम इसका गुणगान कम करें, बल्कि क्वालिटी पे काम करें। तो आप थोड़ा सा इस बात का, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझते होंगे इस बात को, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा इसके थ्रू। ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो वह है ग्लूकोज। ग्लूकोज जैसे हम देखते हैं ग्लूकोज में मोनोसेकेराइड शर्करा होता है। जैसे हम चीनी का शरबत पीते हैं या कोई भी ठंडा चीज़ पीते हैं, जब हम थकान महसूस करते हैं तो हम शरबत पीते हैं जिसमें मोनोसेकेराइड वाला शर्करा मिला हुआ होता है चीनी में कहीं ना कहीं, तो उसमें भी ग्लूकोज पाया जाता है। और ग्लूकोज क्या करती है, हमारे बॉडी को तुरंत में ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण हम एनर्जेटिक फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, वह भी एनर्जी हमें देता है। ठीक है, मधु या शहद, अंग्रेजी में इसे हनी कहा जाता है, और यह एक मीठा चिपचिपाहट वाला अर्ध तरल पदार्थ होता है जो मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों के स्थित मकरंद कोशों से स्रावित मधुरस तैयार किया जाता है और आहार के रूप में मौनगृह में संग्रहित किया जाता है। मधु शर्कराओं एवं अन्य यौगिकों का मिश्रित होता है। किसका किसका होता है? एक तो शर्करा है ही इसमें मधु में, साथ ही अन्य यौगिक भी इसमें मिले होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में बात करें तो मधु में मुख्यतः फ्रक्टोज की मात्रा देखें, कई एक बार देखिए मात्रा पे क्वेश्चन बन जाता है, तो हम थोड़ा इसे भी ध्यान में रखेंगे मात्रा को। तो इसकी मात्रा को हम देख लेते हैं एक बार डिटेल में, किस प्रकार से मात्रा पूछी जाती है। तो देखिए मधु में मुख्यतः फ्रक्टोज की मात्रा देखें तो 38.5, ग्लूकोज की मात्रा देखें 31% लगभग, और इसे कृत्रिम रूप से भी उत्पादित किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से जो उत्पादित होता है उसकी बात करें तो उसमें फ्रक्टोज की मात्रा 48% और 47% ग्लूकोज और 5% सुक्रोज होते हैं। मधु के शेष कार्बोहाइड्रेट में माल्टोज और सर्करोज एवं अन्य जटिल कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो सर्वाधिक ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्रदान किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मानव स्वास्थ्य के लिए बाह्य भोजक के रूप में यह लाभदायक होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और उचित मात्रा में प्रोटीन इत्यादि, विटामिन और प्रोटीन इत्यादि भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, कहाँ होता है? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक बहुउद्देशीय पॉलीसेकेराइड है जो मनुष्यों, जानवरों, कवकों और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है या मिलती है? तो एथलीट को भी ज़्यादा जल्दी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा मिलती है, और सामान्य आदमी भी, अगर देखिए आप कहीं काम कर रहे हो और उधर से आए आप बहुत सारा काम करके, अगर आपको चावल खाने को मिल जाता है, ठीक है, चावल दाल, तो पता चला कि आपके बॉडी को तुरंत एनर्जी फील होगा। लेकिन वही आपको रोटी दिया जाएगा तो उसको पचाने में या उसके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में हमारे बॉडी को टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन चावल से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तो इसलिए इसका सही आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है कि लंबे समय तक, देखिए ये सारे क्वेश्चन अभी आपने देखा होगा, आरआरबी में पूछा गया था क्वेश्चन, फिर ये आईएएस 2000 का क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन है उसकी क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, बशर्ते इसे किस तरह से आप पसंद करते हैं, वो अपने सुझाव के जरिए हमें जवाब भी दे सकते हैं और कुछ और भी बता सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है। तो लंबे समय में जब हम कार्य करते हैं तो मांसपेशियों में थकाव इस कारण से होता है क्योंकि हमारे बॉडी में, ये क्या हो गया, ठीक तो है, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का संचयन या जमा होना हो जाता है। जब हम लंबे समय तक कार्य करते हैं ना, तो कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियां थक जाती हैं और इनकी अंकुचन क्षमता क्षीण हो जाती है, अर्थात कार्य करने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल एकत्र होने के कारण अंकुचन क्षमता जो होती है वह प्रभावित होती है। इसीलिए क्या होता है कि लंबे समय तक जब हम कार्य करते हैं तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड जम जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किस में। तो इसे व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसिमल में। रक्त ग्लूकोज की मात्रा को मिलीग्राम डेसीमीटर में मापा जाता है। सामान्यतः ग्लूकोज स्तर पर 80 से 100 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है। इंसुलिन द्वारा इसे रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा को नियंत्रित किया जाता है और इंसुलिन अग्नाशय के भाग में लंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन है जो भोजन को कार्बोहाइड्रेट वाले भाग को पचाकर शर्करा में परिवर्तित कर देता है। आप जानते हैं ग्लूकोज की मात्रा अगर किसी व्यक्ति में बढ़ जाती है तो उसे मधुमेह की बीमारी हो जाती है और उसको फिर इंसुलिन द्वारा रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि उसे चिनिया बीमारी हो गया या मधुमेह हो गया है, उसमें इंसुलिन के द्वारा ही क्या किया जाता है, उसके रक्त में जो ग्लूकोज होता है, जो शर्करा होता है, उसे नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन के निर्माण के लिए हमारे बॉडी में 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। इन 20 अमीनो एसिड के में से 10 का संश्लेषण लीवर द्वारा और 10 को आहार में उपस्थित जरूरी रूप से होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, क्योंकि प्रोटीन से क्या बनता है हमारे बॉडी में, प्रोटीन से बनता है सेल, और सेल से क्या बनता है, तो टिश्यू या ऊतक। ठीक है, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के टूट फूट से होता है और शरीर में कई परिवर्तन होते हैं इन प्रोटीनों के टूटने से। शरीरों में ऊतकों की निरंतर टूट फूट भी होती रहती है और इस टूट फूट में नष्ट हुए ऊतकों की मरम्मत करने में प्रोटीन सहायक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में क्या माना जाता है। तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, क्योंकि शरीर का निर्माण जो हुआ है वह भी सेल से हुआ है और सेल से ही जुड़ करके, मतलब प्रोटीन से जुड़ करके सेल का निर्माण हुआ है और सेल द्वारा टिश्यू का निर्माण हुआ, टिश्यू से फिर क्या हुआ है, हमारे विभिन्न अंगों का निर्माण हुआ है, अंगों के बाद क्या हुआ है, हमारे ऑर्गन्स के बाद हमारी बॉडी में शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। ये देखिए बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस का। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है और ये शायद 67 बीपीएससी में भी पूछा गया था। एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रतिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। यह लेख एंजाइम की उनकी संरचना और कार्यों आदि से संबंधित है, जो एसएससी, यूपीएससी और पीसीएस आदि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कौन होता है। तो यह भी एंजाइम होता है, क्योंकि एंजाइम एक कैटलिस्ट का काम करता है, हमारे बॉडी में उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को या प्रक्रिया को तेज करने में एंजाइम का कार्य महत्वपूर्ण होता है। एंजाइम जो होता है वह भी कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही बना होता है और बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रतिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यह एंजाइम उसकी संरचना
और कार्यों आदि से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? तो अल्फा कैरोटीन जो एक प्रकार का प्रोटीन है वह त्वचा में पाया जाता है, और अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो मानव के त्वचा या चमड़े में पाया जाता है, और यह त्वचा एक उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती है। इसमें स्वेद या सफ़ेद ग्रंथियों के उपस्थित होने के कारण जल में घुलित उत्सर्जी पदार्थों का पसीने के रूप में उत्सर्जन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में देखते हैं कितना होता है, तो वह लगभग 40% होता है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम की बात कर लें तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स होता है, और सोयाबीन एक फसल है, यह दलहन के बजाय तिलहन की फसल मानी जाती है क्योंकि इससे तेल भी निकाला जाता है। और सोयाबीन दलहन की फसल है, शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसको मांस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। इसका वनस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी खाद्य पदार्थ है और सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य का स्रोत है। इसके मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। सोयाबीन में लगभग 38 से 40% तक प्रोटीन, 22% तेल और 21% कार्बोहाइड्रेट और 12% लगभग यह नमी और 5% भस्म होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो यह मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, जबकि चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, उड़द, चना, मटर, सभी से ज़्यादा जो शाकाहारी होते हैं उन्हें सोयाबीन से सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जो व्यक्ति शाकाहारी होते हैं वह अधिकतम प्रोटीन की प्राप्ति कहाँ से करते हैं? तो वह दालों से करते हैं। और आप जानते हैं इंडिया दाल के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है और साथ ही दाल के कंजम्पशन या उपभोग में भी सबसे बड़ा देश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत वह सोयाबीन है जो हमें दिया गया है। इनमें से अगर कोई मीट आ जाता तो मीट ज़्यादा हो जाता है, जबकि शाकाहारियों के लिए सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति सोयाबीन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ पर? तो मानव शरीर में वसा उत्तक में जमा होती है, टिश्यू में जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे मतलब चमड़े के नीचे जो वसा या फैट होता है वह किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो वह करती है शरीर की ऊष्मा का क्षय के रूप में। और यही वजह है जो आदमी फैटी होते हैं या थोड़े हेल्दी होते हैं उनके चमड़े के नीचे में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसी कारण उन्हें गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी और सर्दी के दिनों में कम सर्दी का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कैसे कर पाता है? तो ऊंट अपने कुबड़ में बहुत हद तक फैट जमा करके रखता है। जो उसका उठा हुआ कुबड़ रहता है ना, उसमें बहुत मात्रा में वह फैट जमा करके रखता है, और जब उसके बॉडी में पानी की कमी पड़ती है तो उसी के पानी से वह मतलब पानी नहीं भरा हुआ रहता है, फैट रहता है, जिसके कारण कुछ दिन तक वह खाना भी नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा, तो काम चल जाएगा उसका। ठीक है। और ऊँट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में इसलिए कर पाता है क्योंकि उसमें उसके कुबड़ में जमा किए गए फैट या चिकनाई का प्रयोग करके वह रह पाता है जीवित। साथ ही ऊँटों को आप जानते हैं रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में ऊँट किस महादेश में पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित या निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक
ऊर्जा प्राप्ति की बात की गई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैट या वसा में। प्रति ग्राम वसा से मनुष्य को सर्वाधिक यानी 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट, शर्करा और ग्लूकोज को मिला करके 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्ति होती है, और प्रति ग्राम प्रोटीन से भी लगभग 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो सर्वाधिक किससे प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है फैट से या वसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द को किसने प्रतिपादित किया? तो विटामिन शब्द को सर्वप्रथम पंक ने प्रतिपादित किया है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी पंक द्वारा 1911 में किया गया था, ठीक है, और इसका नामांकन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया गया, जैसे ABCDEK। और आप जानते हैं ABCDEK जो है वह जल में घुले एक प्रकार का विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है? तो देखिए, फैट से होता है, हार्मोन से भी होता है, प्रोटीन से भी होता है, जबकि विटामिन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आपने NCERT पढ़ा होगा तो विटामिन से हमारे शरीर का वृद्धि या विकास होता है। विकास तो होता है हमारे बॉडी में प्रोटीन से, तो हमारे बॉडी में जो विटामिन्स होते हैं वह हमें रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है, इस तरह से वहाँ दिया गया है। यहाँ देखते हैं विटामिन भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के मुख्य भोजन का मुख्य तत्व है, और विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं तथा शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा विटामिन को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वह गाजर है, ठीक है। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए हमारी बॉडी में अंडे, मांस, दूध, पनीर, क्रीम, मछली आदि प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन ए पाए जाते हैं। साथ ही इसमें सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों में बात करें तो पालक में, गाजर में, और पालक, गाजर, कद्दू, ब्रोकली इत्यादि में भी विटामिन ए पाए जाते हैं। और यह हमसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? तो यह लीवर में भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है लीवर में। यह विटामिन वसा में विलय एवं शरीर की वृद्धि में सहायक है। यह शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है और इसकी कमी के कारण श्वास नली तथा पाचक नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती है, और इसकी कमी से हम देखते हैं रतौंधी, आँखों का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत पुतली पड़ना और दृष्टि समाप्त हो जाना इत्यादि रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी फैलता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोपैंथिया नामक रोग होता है, रतौंधी और जीरोपैंथिया। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह जीवाणुओं का शरीर पर संक्रमण को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद और आम। तो आम जो है वह फलों का राजा है और वह विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ मात्रा को। तो प्रति 100 ग्राम आम में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है, जबकि पपीता और सेब में क्रमशः 54 ग्राम और 47 ग्राम पाया जाता है। मतलब पपीता और सेब में 54 ग्राम पपीता में, 47 ग्राम सेब में पाया जाता है विटामिन ए, जबकि 3 मिलीग्राम पाया जाता है किसमें? तो यह पाया जाता है विटामिन में। अमरूद में भी विटामिन पाया जाता है किंतु नगण्य मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? आम में पाया जाता है। 100 मिलीग्राम होना चाहिए, ग्राम लिखा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायमिन क्या है? तो थायमिन विटामिन B1 का एक रूप है। विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन हाइड्रोक्लोराइड है।
या वयस्कों को प्रतिदिन विटामिन B1 की 1 मिलीग्राम मात्रा आवश्यक होती है और गर्भवती स्थितियों को संपूर्ण काल तक विटामिन बी की 5 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में किसमें कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट सर्वाधिक मात्रा में विटामिन B12 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। विटामिन B12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो है वह साइनोकोबालेमिन है और यह जल में घुलनशील होता है और साथ ही विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है और मानव शरीर में यह विटामिन लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणों आरबीसी की परिपक्वता हेतु आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो शुष्क छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोकोबालामिन यह किस विटामिन को कहते हैं? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था साइनोकोबालामिन कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन B12 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को या चमड़े को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह कौन सा है? तो विटामिन सी है। विटामिन सी जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चमड़े को या चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह विटामिन सी है। विटामिन सी या एल एस्कॉर्बिक अम्ल के तौर पे जाना जाता है जो मानव एवं विभिन्न पशु प्रजातियों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषण प्रदान करता है। ये विटामिन रूप में कार्य करता है तथा कई प्रकार की उपापचय या प्रक्रियाओं हेतु एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एक प्रकार का जो आयन है सभी पादपों एवं पशुओं में आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है वह आंवला है। खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि में अमरूद, सेब, केला, बेर, वल, कटहल, सलगम, पुदीना, मूली के पत्ते इत्यादि, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंदा गोभी, धनिया, पालक विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा दालें भी विटामिन सी का स्रोत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है? तो यह विटामिन सी के कारण ही होता है, इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं आप आंवला का जूस पीजिए अगर मसूड़ों में दर्द हो रहा है या दांत हिलने लग रहा है तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की बात कर लें तो एल एस्कॉर्बिक अम्ल मानव और अन्य पशु प्रजातियों के लिए, मानव भी एक प्रकार का क्या है? जीव ही है, तो अन्य पशु प्रजातियों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक है। ये विटामिन के रूप में कार्य करता है यानी विटामिन सी, और कई प्रकार की उपापचय या प्रक्रिया हेतु एस्कॉर्बिक अम्ल सभी पादपों एवं पशुओं के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है, और अगर आपने आंवले का जूस पिया या टैबलेट लिया तो अगर आप टॉयलेट जाते हैं या कहीं भी जाएंगे तो आपके शरीर से ये निकल जाएगा, तो ये शरीर में स्टोर नहीं हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए हमें प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो हमने अभी देखा था विटामिन सी जो है वह जल में घुलनशील है। और कुछ प्रमुख विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, डी, ई के वसा में विलेय है। विटामिन ए, डी, ई के की बात करें वह फैट में विलेय है, जबकि बी और सी जल में विलेय है। और कई एक बार पीसीएस, एसएससी या फिर किसी एग्जामिनेशन में इतना ही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है या होता है? तो विटामिन डी देता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। विटामिन डी की बात कर लें तो वह
वसा में घुलनशील प्रो हार्मोन का एक समूह होता है। इसके दो प्रमुख रूप हैं, विटामिन D2 या अल्गोकैल्सिफेरोल एवं विटामिन D3 या कैल्सीफेरोल है। सूर्य के प्रकाश और खाद्य और अन्य पूरकों से प्राप्त विटामिन डी निष्क्रिय होता है। इसे शरीर में सक्रिय होने के लिए कम से कम 2 हाइड्रोक्सिलेशन अभिक्रियाएं वांछित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत या तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के कोड में या फिर तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। साथ ही इसमें कुछ और प्रमुख तत्व देख लेते हैं। विटामिन डी की रासायनिक नाम को देखें तो यह कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, रिकेट्स बीमारी है। डी की कमी से वयस्क में ऑस्टियोमेलिस रोग होता है, जिसके कारण उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है ऑस्टियोमेलिस रोग में। विटामिन डी का स्रोत की बात करें तो मछली का तेल और दूध, अंडे, धूप इत्यादि होते हैं। ठीक है, विटामिन डी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वृद्धि और अस्थियों और दांतों का निर्माण करना होता है और उसे मजबूती प्रदान करना होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल जो है उसका रासायनिक नाम विटामिन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। और एक हमारे डॉक्टर मित्र हैं, वो बार बार सबको सलाह देते हैं कि भाई अगर स्किन पे लाइट लानी हो तो विटामिन ई का खूब सारा सेवन करो, और वो विटामिन ई डायरेक्ट नहीं बोल करके टेकोफेरोल बोलते हैं बार बार हम लोगों को, और हम लोग तो खूब मज़े लेते हैं उनके। खैर, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का विशेषता, विटामिन ई विशेष करके किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई विशेष करके यह लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में उपयोगी होता है। विटामिन ई की बात कर लें तो विटामिन ई यौगिकों का एक समूह का घोतक है, जिसमें टेकोफेरोल और टेकोट्राइनॉल दोनों निहित है। यह खून में रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका को बनाने में कार्य करता है। यह विटामिन शरीर के अनेक अंगों को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि मांसपेशियां और अन्य कोशिकाएं इत्यादि। और नेक्स्ट और इस सीरीज़ का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो यह विटामिन के होता है। विटामिन के की बात कर लें तो यह विटामिन के रक्त अस्कंदन या रक्त का थक्का जमाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्लोट करने में रक्त को, और रक्त यानी ब्लड, और ब्लड को क्लोट करने में विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके द्वारा वह द्रव की अवस्था से अर्ध ठोस या जेल की अवस्था में आ जाता है और एक जमा बना या थक्का बना लेता है। तो ये हमारा एपिसोड यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें हमने बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे और उसका डिस्कशन भी डिटेल में देखा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।